हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिकेशंस। वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्पेसिफिकेशन पार्ट 1। ये अलग अलग पार्ट में मैं आपसे इसमें बात करूंगा। पहले पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ एन आइटम, पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन फ्रेमिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ एन आइटम एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या इनकी नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस है, किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए जब आप एक स्पेसिफिकेशन फर्म कर रहे हो या बना रहे हो या फ्रेमिंग कर रहे हो, और इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि स्पेसिफिकेशन के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन किसी भी वर्क का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी संपूर्ण जानकारी जो देता हो। ये यदि संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो आप साइट पर काम नहीं करा पाएंगे। आप अपने लिए जो मटेरियल बुलाना चाहते हैं उसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। एज फॉर एन एग्जांपल, यदि आपको स्पेसिफिकेशन नहीं पता है तो मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे लिए एक पेन लाकर दीजिए, तो आप वो पेन खरीद कर कोई भी पेन लाकर दे सकते हैं। फिर मुझे और स्पेसिफाई करना चाहिए कि मुझे ब्लू पेन चाहिए, जो ब्लू कलर का पेन हो। अभी भी स्पेसिफिकेशन अधूरा है। उसमें मैंने क्या लिखा कि पेन ब्लू कलर का चाहिए। भाई, ब्लू कलर आउटर है, उसका कवर ब्लू कलर का होना चाहिए, या जिस उसकी जो रिफिल है जिससे आप लिख रहे हैं उससे लिखने वाली लिखावट ब्लू कलर की होनी चाहिए। ये भी अधूरा है। फिर मैं आपसे कहूं कि चलिए इसमें लिखावट भी ब्लू कलर की होनी चाहिए, कवर लाल रंग का होना चाहिए, ठीक है, अभी भी स्पेसिफिकेशन अधूरा है। क्या उसमें रिफिल होना चाहिए? क्या वो जेल पेन होना चाहिए? क्या वो इंक पेन होना चाहिए? क्या वो फाउंटेन पेन होना चाहिए? सो देयर इज अ एन नंबर ऑफ थिंग्स। अब इन सब बातों को मुझे एक लाइन में बताना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक फाउंटेन पेन चाहिए जो दिखने में लाल कलर का हो लेकिन वह नीले रंग की स्याही से चलता हो, दैट्स इट। फाउंटेन पेन की बात हो गई, यानी कि उसमें इंक जाएगी। फाउंटेन पेन इटसेल्फ ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बड़े ही कम शब्दों में मैंने अपनी सारी बात आपको कह दी। तो ये होता है स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन यानी किसी के बारे में कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी देना। तो चलिए आगे आपको बताते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके पर्पस क्या है। तो स्पेसिफिकेशन की बात आई है। स्पेसिफिकेशन इज अ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये एक डिस्क्रिप्शन है किसी भी सब्जेक्ट का। ओके, एन इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन contains detailed description of all workmanship and materials which are required to complete an engineering project in accordance with its drawings and details. स्पेसिफिकेशन अगर इंजीनियरिंग टर्म में हम बात करें तो एन इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, मतलब उसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वर्कमैनशिप इन्वॉल्व होनी चाहिए, यानी कि उसके काम करने का तरीका, मटेरियल कौन सा लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए, जिसके साथ साथ ड्राइंग और अदर डिटेल्स का भी उल्लेख हो। ये सब जब एक उस पर लिखे होंगे वह किसी पर्टिकुलर आइटम का स्पेसिफिकेशन कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आई? मैं रिपीट करता हूं इसको कि इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड रहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्कमैनशिप, किस तरह का काम होगा, मतलब वर्कमैनशिप के बारे में भी बात है, मटेरियल के बारे में भी बात है, कौन सा मटेरियल लगाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ब्रिक वर्क करना है तो क्या फर्स्ट क्लास ब्रिक लगाएंगे कि सेकंड क्लास ब्रिक लगाएंगे कि लोकल ब्रिक लगाएंगे। वर्कमैनशिप, यहाँ पर आपको कौन सा बॉन्ड यहाँ पर बनवाना है, वो वर्कमैनशिप में जाएगी बात। इसको कंप्लीट करने के लिए उसकी ड्राइंग और डिटेल्स, कितनी हाइट तक जाएगा ड्राइंग में, कितनी उसकी थिकनेस रखना चाहते हैं, प्लास्टर की क्या थिकनेस होगी। सो देयर इज अ स्पेसिफिकेशन मींस ऑल स्पेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं स्पेक्स। आप भी मोबाइल फोन खरीदते हैं उसके स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं, जिससे कि शॉर्ट में आप उस चीज को समझ सकें। तो ये बात आपको समझ में आएगी स्पेसिफिकेशन क्या है।
एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है किसी भी सब्जेक्ट का। वो सब्जेक्ट में आपका आइटम है, सप्लाई ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव वर्क है, व्हाटएवर जो आपको एग्जीक्यूट कराना है वर्क या सप्लाई लेना है, तो स्पेसिफिकेशन इज अ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेसिफिकेशन? क्या है पर्पस? तो द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ वर्क इज गवर्न्ड बाय इट्स स्पेसिफिकेशन। द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ वर्क इज गवर्न्ड बाय इट्स स्पेसिफिकेशन। उसकी यूनिट क्वांटिटी की कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगी? उसके स्पेसिफिकेशन के लिए। मैंने भी आपको बताया ना, मुझे एक पेन चाहिए वाला एग्जांपल। पेन 2 रुपए से लेके 2,000 रुपए, 20,000 रुपए तक का भी हो सकता है। यदि उसमें गोल्डन टिप लगी होगी तो 20,000 रुपए क्या, उससे भी अधिक हो सकता है। स्पेसिफाइड। तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट उसके स्पेसिफिकेशन पर रहती है। आपको और आपकी भाषा में आसानी से समझाऊं जिसमें आप समझ सकें सभी स्टूडेंट्स। आप मोबाइल फोन से बड़े आजकल वेल वर्स्ड हैं, ठीक है ना। आजकल तो मोबाइल, घर वाले कहते हैं कि भाई मोबाइल यूज करो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, लेकिन मोबाइल फोन भी सारे के पास एक सा नहीं होता, पर है वो मोबाइल फोन। हर व्यक्ति के पास अलग अलग है, किसी के पास अलग स्पेसिफिकेशन है, किसी के पास अलग। तो उनकी कॉस्ट कैसे निर्धारित होती है? किसी पर्टिकुलर ब्रांड का फोन 1 लाख रुपए का आता है, कोई फोन 10, 12, 15 हजार रुपए में मिल जाता है। क्यों? दोनों तो है मोबाइल फोन, लेकिन उनके स्पेसिफिकेशन अलग है। इसीलिए उनकी यूनिट क्वांटिटी जो है वो, यूनिट क्वांटिटी की जो पर यूनिट क्वांटिटी कॉस्ट है वो अलग अलग है। तो मुझे, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अ वर्क इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशन एंड द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड फॉर द सेम। एनी चेंज इन द स्पेसिफिकेशन चेंज द टेंडर्ड रेट। ये आपका स्पेसिफिकेशन पहले से ही निर्धारित होगा और कॉन्ट्रैक्टर को वही स्पेसिफिकेशन फॉलो करने के लिए अमाउंट पे किया जाएगा। यदि उन स्पेसिफिकेशंस में कोई परिवर्तन होता है तो वो टेंडर रेट के, उसमें जो भी उसके टेंडर रेट है उसमें भी चेंजेस आएंगे। इसका उदाहरण समझिए कि आपने कहा कि आपको कोई वर्क कराना था ब्रिक मैसनरी का, ठीक है ना, मैसनरी का एग्जांपल ले रहा हूं। उधर आपने सेकंड क्लास ब्रिक का रेट उसको दिया हुआ है, लेकिन अब आप कहते हो कि नहीं साहब फर्स्ट क्लास ब्रिक कर दो, तो उसके टेंडर रेट चेंज हो जाएंगे क्योंकि आपका स्पेसिफिकेशन चेंज हो गया है। दैट मीन्स आपके जो स्पेसिफिकेशन पहले से ही डिसाइडेड है, यदि उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर आपसे अलग चार्ज करेगा, क्योंकि वो टेंडर्ड रेट नहीं है। टेंडर में हमने देखा था कि हम स्पेसिफिकेशंस की भी एक बात करते हैं। The necessity of specification is to verify and check the strength of material for work involved in a project. क्या जरूरत है, क्या जरूरत है या क्या नेसेसिटी है स्पेसिफिकेशन की? किसी काम के को वेरीफाई करने के लिए और उसको स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ, जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहती है। क्या क्या? उसकी स्पेसिफिकेशन किस में हेल्प कर रहा है? उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को चेक करने के लिए, ठीक है ना। जैसे, फिर वही बात आई, मैंने अभी इसी पॉइंट के पहले एक एग्जांपल दिया था ब्रिक वर्क का। फिर से इसी वर्क को मैं कोरिलेट करता हूं कि यदि ब्रिक सेकंड क्लास है, उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अलग है, ब्रिक फर्स्ट क्लास है, उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अलग है। तो यदि आपका मटेरियल चेंज हो रहा है तो उसकी कॉस्ट चेंज हो रही है, उसका स्पेसिफिकेशन चेंज हो रहा है, तो आप वर्क को वेरीफाई कैसे करेंगे? इसीलिए वर्क को वेरीफाई करने के लिए कि हाँ भाई हमको यही काम करना था, यही चाहिए था, वो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। स्पेसिफिकेशन essential contract document and it is required for arbitration और कोर्ट केसेस। जब कभी भी कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच, डिस्प्यूट्स क्यों होंगे? काम को लेकर होंगे। काम को लेकर क्या होगा डिस्प्यूट्स? कि भाई, मैंने, मान लीजिए मैं क्लाइंट हूं, मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि आप ये फला फला काम कीजिए, वो कहता मैं ये काम नहीं करूंगा। अब इसमें दो बातें हो सकती है, या तो कॉन्ट्रैक्टर गलत है या मैं गलत हूँ। मैं गलत कब होऊंगा? कि मैं उससे स्पेसिफिकेशन के बियॉन्ड काम करने को कह रहा हूँ कि भाई ये इतने स्पेसिफिकेशन के अनुसार ये काम होना चाहिए और आप ये वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर मैं, और इसको अलग से करिए, तो मैं गलत हो जाऊंगा। यदि कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया गया था कि तुमको इस स्पेसिफिकेशन पर काम करना है और वो उस स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम नहीं कर रहा है, उससे कम का काम कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर गलत हो जाएगा। तो फिर दोनों के बीच होगा डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट होगा जब, तब आर्बिट्रेशन होगा। आर्बिट्रेशन होता है मध्यस्थता कराने के लिए,
या कोर्ट है, हमारे माननीय न्यायालय है, वहां पर यही बात आएगी कि भाई ये डिस्प्यूट किस बात को है, तो दोनों पार्टियां अपना पक्ष रखेंगी, साहब ये स्पेसिफिकेशन दिए थे और इसके अनुसार काम करना था। तो कॉन्ट्रैक्टर अगर सही है तो वो कहेगा साहब मेरे स्पेसिफिकेशन से अलग काम करा रहे हैं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। क्लाइंट या इंजीनियर वो कहेगा साहब मेरे स्पेसिफिकेशन ये थे, उसके अनुसार ये काम नहीं कर रहे हैं। ये दो कारण हो सकते हैं आपस में विवाद के। तो विवाद कैसे सुलझेगा कि भाई जो स्पेसिफिकेशन है उसी के अनुसार आपको काम करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। Specification is necessary to specify the equipments, tools, and plants to be engaged for a work and thus enables to procure them beforehand. पता हो कौन सा सामान चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन है कि यदि कोई रोलिंग करना है तो कितने टन के रोलर से करना, तो रोलर अवेलेबल रहे। हमको वहां पर कोई इक्विपमेंट यूज करना है तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है, कोई प्लांट लगाना है, बैचिंग प्लांट है, उसकी कैपेसिटी क्या होना चाहिए, दैट शुड बी सम मोर थिंग्स, कि प्लांट और उसके भी स्पेसिफिकेशन पता हो पहले से। तो स्पेसिफिकेशन यहाँ भी इंपॉर्टेंस अपनी रखते हैं। अब बात आती है, जब भी आप स्पेसिफिकेशन बना रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन फ्रेमिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ एन आइटम। किसी भी आइटम का स्पेसिफिकेशन बनाते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीन पॉइंट्स हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी भी स्पेसिफिकेशन को बना रहे हैं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड मोड ऑफ पेमेंट। तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल कैसा हो, मटेरियल अच्छा है लेकिन वर्कमैनशिप आपने नहीं स्पेसिफाई की, गलत हो जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट, आपका पेमेंट का पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये तीन बातें याद रखना है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप स्पेसिफाई हो, मटेरियल स्पेसिफाई हो, और मोड ऑफ पेमेंट स्पेसिफाई हो कि हम आपको पेमेंट इसका कैसे करेंगे। तो पेमेंट, क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, इन तीन बातों का ध्यान बहुत रखना चाहिए जब भी हम कोई भी स्पेसिफिकेशन फॉर्म कर रहे हो। ठीक है ना। इसके साथ साथ द स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच आइटम शुड कवर, क्या क्या कवर करना चाहिए उसको। जनरल स्कोप ऑफ एन आइटम, उस आइटम का जनरल स्कोप क्या है। मटेरियल रिक्वायर्ड, इस आइटम में कौन कौन सा मटेरियल आपको चाहिए। प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, आप मटेरियल किस तरह से प्रोसेस करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस, उस पर्टिकुलर आइटम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कौन कौन से कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस को फॉलो करना है। फिनिशिंग ऑल द एलिमेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन द आइटम्स, और फिनिशिंग ऑल द एलिमेंट्स जो कि जरूरी है कौन किसके लिए उस आइटम में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। However, to have compact and wide coverage to the specification, क्योंकि बहुत कितनी बातें आप बताएंगे उतने छोटे से स्पेसिफिकेशन में। ठीक है ना। स्पेसिफिकेशन कहाँ लिखे मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं या क्वांटिटी सर्विंग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपको ये जानकारी पता चली होगी कि एक एसओआर होता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स, या जिसको सीएसआर भी कहा जाता है, करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स। उसमें सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे होते हैं हर आइटम के, और उसका रेट लिखा होता है। अकेला रेट नहीं होता है वो, स्पेसिफिकेशन एंड रेट दोनों उसमें रहता है। पीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशन उठाकर आप इस चीज के लिए देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ टिप्स हैं यहाँ पर, जब आप फ्रेम कर रहे हो स्पेसिफिकेशंस को तो उनको ध्यान रखें। क्या है वो टिप्स। पहला, दे शुड बी रिटन इन वेरी क्लियर, अनएम्बिगियस एंड लीगल लैंग्वेज। बहुत स्पष्ट भाषा में लिखे होना चाहिए, है ना। यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसको मैंने रेड किया है, अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस यानी अस्पष्ट, जहां बात क्लियर ना हो। तो अस्पष्टता की स्थिति ना हो, सारी बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। there should not be any room for doubt and it should not be double meaning। मतलब वहां पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए कि उसमें कोई शंका उत्पन्न हो, या ये भी नहीं होना चाहिए कि उससे दो मतलब निकलते हो। ठीक है ना। तो यानी इस पे उसकी लैंग्वेज इस तरह से हो कि वहां पर कोई डाउट ना हो और उसका कोई और अर्थ ना निकाला जा सके,
यहाँ डबल मीनिंग से मतलब है कि उसका कोई दूसरा अर्थ ना निकाला जा सके, ठीक है ना। तो जब आप स्पेसिफिकेशन के बारे में भी और आगे बढ़ाऊंगा मैं, तब ये बात पे और क्लियर करूंगा कि उसका कोई दूसरा अर्थ ना निकले। वेल नोन एब्रीवेशन शुड बी रिटन। एब्रीवेशन होता है ना, जैसे हम कहीं शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, है ना, कि CUM क्यूबिक मीटर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। M15 तो पता होना चाहिए कि M क्या है, 15 क्या है। सम एब्रीवेशन जहां यूज होता है वहां पर इस चीज के बारे में आपको सारी बातें क्लियर रहनी चाहिए। द स्पेसिफिकेशन शुड बी शॉर्ट इन लेंथ बट मोर इन डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि आपने स्पेसिफिकेशन लिखा तो कहानी लिख दी, नहीं, शॉर्ट में हो पर उसकी डेप्थ बहुत अधिक तक हो, मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक चीजों को वो समझा सके। आप IS कोड देखते हैं, देखा होगा भी, आप लोग RCC पढ़ रहे हैं, आप लोग ने वो देखा होगा IS कोड में कितना स्पेसिफिक लिखा रहता है कोई भी चीज। क्यों लिखी रहती है? जिससे उसके और कोई मीनिंग ना निकाले जा सके, और बहुत कम शब्दों में वो अपनी पूरी बात कह देते हैं। तो वही एक तरीका है स्पेसिफिकेशन भी लिखने का, ठीक है ना। द इंफॉर्मेशन कन्वेड इन द स्पेसिफिकेशन शुड बी एक्यूरेट टू अवॉइड ओवर पेमेंट। तो जो भी चीज है वो स्पेसिफिकेशन में प्रॉपरली कन्वेड होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को एक बार में वो बात समझ में आ जाए कि वो करना क्या चाहता है, ठीक है, उसको करना क्या है, और इतने एक्यूरेट होना चाहिए जिससे कि ओवर पेमेंट की स्थिति ना बने। यदि आपने कोई भी बात अधूरी छोड़ दी तो कॉन्ट्रैक्टर उसका मिसयूज कर सकता है। साहब इसमें आपने ऐसा कहाँ लिखा था? जैसे अगर मैं कहूँ कि एक दरवाजा लगाओ, उस पर हैंडल जो है, ठीक है ना, वो स्टील का लगाना। अगर मैं ये स्टील का हैंडल लिखना भूल जाऊं तो वो क्या करेगा? वहां पर आपका ब्रास हैंडल लगा देगा, कॉस्ट बढ़ गई। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ बड़े रफ लैंग्वेज में, जिससे आप समझ सकें बात को। बोले आपने कहाँ बताया था कि इसमें ये नहीं लगाना है, अब तो मैंने ये लगाया, इसका तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। या ऐसी कोई चीज जो कि वो क्लियर नहीं हो तो ओवर पेमेंट की स्थिति बनने लगती है, तो ऐसा ना हो। The information, the condition and text should be practicable and applied easily. ऐसा ना हो कि आपने बहुत ही आदर्श परिस्थितियां लिख दी हैं जिसको प्रैक्टिस में लाना बड़ा कठिन हो और उसको अप्लाई करना आसान ना हो, ठीक है ना। आपने बहुत ही स्टैंडर्ड कंडीशंस लिख दी है, ऐसा भी नहीं। स्टैंडर्ड कंडीशंस हो लेकिन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, उनको ही हमारे स्पेसिफिकेशन को जब आप फर्म करते हैं तो उनको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे जिसको ध्यान में रख के अगर स्पेसिफिकेशन बनाए जाए तो कोई भी उस पे डिस्प्यूट्स की संभावना भविष्य में नहीं रहती है। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। क्या है लीगल? लीगल वर्ड आप सभी जानते हैं, विधिक, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं कोर्ट कचहरी से संबंधित। तो लीगल एस्पेक्ट, लीगलाइजेशन, उसकी विधिक क्या है, स्पेसिफिकेशन की विधिक प्रक्रिया, ठीक है ना। द स्पेसिफिकेशन कैरी मोर लीगल स्ट्रेंथ देन ड्राइंग्स। इट मींस if there is discrepancy between the drawing and specification, whatever is conveyed by the specifications shall be final and binding. आपने जो लिखा है, ठीक है ना, द स्पेसिफिकेशन कैरी मोर लीगल स्ट्रेंथ देन ड्राइंग्स। आप कोर्ट में ड्राइंग को नहीं पढ़ा सकते हैं। आप जब ऑनरेबल कोर्ट में अपनी बात रखेंगे तो वो ड्राइंग नहीं आपकी रीड करेंगे, आपने जो उस पर लैंग्वेज लिखी हुई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। और उन दोनों में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए। यदि दोनों में डिस्क्रिपेंसी है तो स्पेसिफिकेशन को ही फाइनल माना जाएगा, ठीक है ना। और जो स्पेसिफिकेशन में लिखा है, आपके ड्राइंग में कुछ लिखा, आप कह दो कि नहीं सब यहाँ गलती से मेरे से 20 लिख गया, देखिए ड्राइंग में तो 10 ही है। नो, 20 स्पेसिफिकेशन में लिखा है तो 20 ही फाइनल होगा, पहला। दूसरा, द कॉन्ट्रैक्टर में ट्राई टू एक्सप्लॉइट द ओवरसाइट्स omission in the drawings and this may result in unnecessary overpayment to the contractor. कॉन्ट्रैक्टर कुछ चीजों को ओवरसाइट एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और उन चीजों को ड्राइंग्स में से मिसिंग हो गई या नहीं है समझ में आ रहा है, उसकी रीडेबिलिटी या जिसको हम ड्राइंग पढ़ के समझ सकते हैं ना, वो उसको नहीं करते हैं, जिससे कि अननेसेसरी ओवर पेमेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। In the event of conflict within the drawings, the large scale details shall govern
द स्मॉल स्केल डिटेल्स। कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में, इस लाइन को फिर से आप समझिए, इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती है विद इन द ड्राइंग्स, कहां पर, ड्राइंग पर, द लार्ज स्केल डिटेल्स शैल गवर्न द स्मॉल स्केल डिटेल। तो जो लार्ज स्केल डिटेल है वही किसको गवर्न करते हैं, स्मॉल स्केल डिटेल्स को। ठीक है ना, जो लार्ज स्केल के डिटेल्स हैं वही उसी के रिस्पेक्ट में ही स्मॉल स्केल के डिटेल्स को फॉलो किया जाता है। तो ये लीगल एस्पेक्ट्स हैं। हम एज अ इंजीनियरिंग के टर्म्स में बात करें तो हमारे लिए लीगल एस्पेक्ट थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हमको इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम कहेंगे हाँ स्मॉल, हमारे स्मॉल डिटेल भी तो इम्पोर्टेंट है। नहीं, एज पर लीगल एस्पेक्ट, एज फार एज कंसर्न, यहाँ पर हमको स्मॉल लार्ज स्केल डिटेल्स किसको गवर्न करेंगे, स्मॉल डिटेल्स को। तो ये आज अपन ने बात की स्पेसिफिकेशंस की, क्या फर्म करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या उसके लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगेगा और ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में। थैंक यू।